नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विकास टेलर स्वागत करता हूं आज की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 जगत पादप एवं जगत जंतु के अगले भाग में, भाग 4 में। आज हम यहां अध्ययन करेंगे जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में अनावर्त बीजी कहते हैं। अर्थात यहाँ पर अगर जिम्नोस्पर्म की संधि विच्छेद की जाए तो इस समूह के बारे में एक प्राथमिक जानकारी प्राप्त हो सकती है। अर्थात यहाँ पर अपन कह सकते हैं जिम्नोस जो है उसका मतलब होता है अनावरित और स्पर्मा का मतलब होता है बीज। अर्थात वनस्पतियों का ऐसा समूह जिसके अंदर पाए जाने वाले जो बीज होते हैं उन बीजों में चारों तरफ बीजावरण का अभाव पाया जाता है, वो अनावर्त बीजी या जिम्नोस्पर्म के नाम से जाने जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनके बीजों में आवरण का अभाव रहेगा, यही इसके नामकरण का आधार बनता है। यहाँ पर हिंदी में इसको अनावरित बीज वाले अर्थात ऐसे बीज जिसके अंदर आवरण का अभाव होता है उसे हम जिम्नोस्पर्म की श्रेणी में रखते हैं। बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं रहते। अर्थात इसका क्या कारण है कि जो बीज होते हैं वो अनावरित रहते हैं, क्योंकि बीजों का निर्माण किससे होता है? बीजांड से होता है। अगर किसी वनस्पति में बीजांड के चारों तरफ बीजांड का जो आवरण है या अंडाशय भित्ति का आवरण है वो गायब होगा तो अपने आप ही बीज जो है वो अनावरित हो जाएंगे। निषेचन से पूर्ण तथा बाद में अनावरित ही रहते हैं। अर्थात निषेचन से पहले भी आपके क्या था, ये भाई पहले भी ये आपके अनावरित था और साथ ही इसके बाद में भी ये अनावरित रहते हैं। ये मध्यम एवं लंबे वृंत और झाड़ियों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके जो वनस्पतियाँ आती है वो आपके वृक्ष की श्रेणी में होती है, जो एक बहुत बड़े वृक्ष भी हो सकते हैं और इनको झाड़ी रूप में भी देखा जा सकता है। अर्थात इस वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो विशालकाय भी पाए जा सकते हैं। सीकुआ नामक जो वृक्ष होता है वो विश्व का सबसे बड़ा पौधा माना जाता है। सबसे बड़ा जो जिम्नोस्पर्म है उसका नाम है सीकुआ और इसमें जो मुसला मूल का निर्माण हो चुका है, अर्थात इसमें मूल विकसित हो चुकी होती है। मूल के अंदर आपके जाइलम और फ्लोएम का जो है विकास प्रारंभ हो जाता है और पाइनस नामक जो पादप होता है उस पाइनस नामक पादप की जो जड़ें होती है उन जड़ों के अंदर आपके कवक सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं और ये कवक मूल का निर्माण करते हैं। अर्थात कवक मूल किसे कहते हैं कि पाइनस की जड़ों के साथ कवक का सहजीवी संबंध जिसमें दोनों एक दूसरे को परस्पर साथ रह करके लाभ प्रदान करते हैं, इसे ही हम सहजीवी संबंध कहेंगे और इस उदाहरण का नाम है आपका कवक मूल। इसी प्रकार आप देख सकते हैं प्रवाल मूल किसे कहते हैं? कोरेलॉइड रूट, ये साइकस की जड़ों के साथ में संबंध बनाता है और इसकी जो नेचर होती है बड़ी सॉफ्ट प्रवृत्ति की होती है। कुछ जिम्नोस्पर्म की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ में सहयोग करती है। अर्थात यहाँ पर जो जड़ रहती है वो जड़ आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु के साथ में संबंध बनाएगी। इसका उदाहरण जो है साइकस है। तो दो महत्वपूर्ण प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आते हैं। एक आता है हमारा कवक मूल किसे कहते हैं, जिसको माइकोराइजा कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप कह सकते हो साइकस किसे कहते हैं। तो साइकस और पाइनस दोनों अलग अलग श्रेणी में रखे जाने वाले हैं। यहाँ पर तना जो रहता है वो आपका अशाखित होगा। उदाहरण के तौर पर आपके साइकस जो रहता है इस प्रकार का पौधा होता है, खजूर के समान दिखाई देने वाला, ये आपका साइकस है जिसका तना जो रहता है वो अशाखित प्रवृत्ति का होता है। जबकि पाइनस और सिड्रस ऐसे उदाहरण है जिसके अंदर पादप जो रहता है उसका तना जो शाखाएं होती है शाखित रहेगा, सामान्य पौधों के समान होता है। पत्तियां इसमें सरल भी पाई जा सकती है और संयुक्त रूप में भी पाई जा सकती है। तो पत्तियों का यहाँ पर एक समूह भी पाया जा सकता है, सरल रूप भी देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार से आपके साइकस में पिच्छेदार पत्तियां कुछ वर्षों तक ही पाई जाती है। पिच्छेदार का मतलब होता है जो नुकीली पत्तियां होती है उसको अपन इस नाम से जानते हैं। जिम्नोस्पर्म पत्तियों से अधिक ताप, नमी और वायु को सहन कर सकते हैं। अर्थात जिम्नोस्पर्म जो होते हैं एक उच्च तापमान, तीव्र वायु और प्रकाश को सहन करने वाले होते हैं। अर्थात ये उसके लिए अनुकूलित रहते हैं। शंक्वाकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह रहती है। आपने देखा होगा बहुत सारी बार जब अपन कोई पिक्चर देखते हैं तो उसमें ऐसे नुकीले पौधे दिखाई देते हैं जो हिमालय पर्वत और पर्वतीय स्थानों पर पाए जाते हैं। ऐसे पौधे जो नुकीले प्रवृत्ति के होते हैं इनको हम
शंकुधारी वृक्ष कहते हैं, अर्थात इसकी संरचना जो रहती है वो शंकुनुमा होती है। ये जो पौधे रहते हैं इनकी पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम होगा, अर्थात यदि पत्तियों का आकार छोटा है तो आपके सतही क्षेत्रफल घट जाता है। इसकी पत्तियों पर मोटी क्यूटिकल की परत पाई जाती है। क्यूटिकल एक विशेष प्रकार की का एक बायोकेमिकल होता है जो मोम जैसा दिखाई देता है, वो पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर गर्तिका रंध्र या सनकन स्टोमेटा पाए जाते हैं, अर्थात किसी पर्ण में पर्णरंध्र जो है यदि गहराई पर पाए जाते हैं तो उसको हम गर्तिका रंध्र के नाम से जानते हैं। इसके कारण शंकुआकार पौधों में पानी की क्षति कम होती है, अर्थात शंकुनुमा पौधे ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जल की उपलब्धता कम है, क्योंकि वहां अधिकांशतः बर्फ जमी रहती है। तो उस परिस्थिति में इनको जल का संचय करना आवश्यक होता है और उस जल की हानि को रोकने के लिए इनमें विशेष प्रकार के पर्णरंध्र पाए जाते हैं जिनको सनकन स्टोमेटा, गर्ती रंध्र या हम गर्तिका रंध्र के नाम से भी जानते हैं। जनन प्रक्रिया की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में विषम बीजाणु पाए जाते हैं, अर्थात नर और मादा जो बीजाणु पाए जाते हैं उनकी संरचना में भिन्नता पाई जाती है। अगुणित लघु बीजाणु तथा वृहद बीजाणु पाए जाते हैं, होंगे दोनों ही हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित होते हैं जिनमें गुणसूत्रों का एकल सेट पाया जाता है। इनका निर्माण बीजाणु धानी के अंदर होता है, अर्थात वह संरचना जिसमें नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण होता है उसे बीजाणु धानी कहते हैं। नर का युग्मक का जिसमें निर्माण होता है उसे नर बीजाणुधानी और मादा का जिसमें होता है उसे मादा बीजाणुधानी कहते हैं। और ये जो बीजाणुधानियां जिस पर्ण पर पाई जाती है उसे हम बीजाणु पर्ण या बीजाणुधानी पर्ण के नाम से भी जानते हैं। बीजाणु पर्ण सर्पिल क्रम में तने पर उपस्थित रहती है, सर्पिलाकार क्रम के अंदर अपनी उपस्थिति दर्शाएगी और ये आपके सघन रूप से जब पास पास चिपक जाती है तो एक विशिष्ट संरचना बनाती है जिसे हम शंकु के नाम से जानते हैं। ये शंकु अगर मान लीजिए नर युग्मकों से संबंधित है तो इसे नर शंकु कहते हैं, और यदि मान लीजिए इसका संबंध जो है मादा युग्मकों से हो तो इसे मादा शंकु के नाम से जाना जाता है। इनके अंदर प्रत्येक लघु बीजाणुधानी से नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है जो न्यूनीकृत होती है, अर्थात इसमें जो आपका लघु बीजाणु से उत्पन्न होने वाला नर युग्मकोद्भिद होगा वो अल्पकालिक होता है, न्यूनीकृत होता है, यह आपको ध्यान रखना है। और ये कुछ कोशिकाओं तक ही सीमित रहता है, अर्थात इसके निर्माण के समय कुछ कोशिकाओं का निर्माण होगा और वो जो नर युग्मकोद्भिद आगे जाकर के विकसित होता है उसे हम परागण के नाम से जानते हैं। परागणों का विकास जिसमें होता है उसे हम लघु बीजाणुधानी के नाम से जानते हैं। साथ ही आप कह सकते हो कि गुरु बीजाणुधानी जो होती है ये शंकु नुमा रहती है। जिस पर्ण पर गुरु बीजाणुधानियां पाई जाती है उसको हम गुरु बीजाणु पर्ण के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के नर और मादा शंकु एक ही वृक्ष पर पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर दो परिस्थितियां हैं। यदि शंकु है, शंकु में नर एवं मादा शंकु दोनों एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, इसका उदाहरण है हमारा पाइनस, और हो सकता है ये अलग अलग वृक्षों पर पाए जाते हैं तो उस परिस्थिति में इसका उदाहरण है साहब आप देख सकते हो कि साइकस में आपके देखने को मिलेगा नर अलग और मादा अलग शंकु पर पाए जाते हैं। तो सीधे तौर पर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखा जा सकता है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्माण होता है कि ऐसे कौन से पौधे जिसमें नर एवं मादा शंकु दोनों एक ही पादप पर उपस्थित रहते हैं, तो पाइनस, और अलग अलग पाए जाते हैं वो होता है साइकस। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजाणु का भी एक कोशिका से विक्षेपित हो जाता है। यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि हमारे जो नर युग्मक है आगे जाकर के परागण बनाता है, ये परागकण हो गया, और ये आपकी मादा युग्मक जो रहता है ये आपका बीजांडकाय में भ्रूण कोश के रूप में पाया जाएगा। जो यहाँ पर बीजांडकाय होता है एक अस्तर द्वारा सुरक्षित रहता है, अर्थात इसके चारों तरफ जो सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है ये बीजांड के नाम से जाना जाता है, जैसा आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। बीजांड गुरु बीजाणु पर्ण पर पाए जाएंगे क्योंकि इसका संबंध जो होता है मादा से होता है, इसलिए साहब जो मादा जो बीजांड है वो मादा शंकु में पाए जाएंगे और मादा शंकु जो पाई जाती है वो गुरु बीजाणु पर्ण पर पाई जाती है। साथ ही बीजांड गुच्छा बना करके मादा शंकु बनाएंगे, अर्थात जो बीजांड होंगे वो जब एक साथ समूह में चिपक करके एक विकसित रूप से बनाते संरचना वो मादा शंकु कहलाती है। तो गुरु बीजाणु ये मातृ कोशिका में जब मियोसिस होता है, अर्थात आप कह सकते हो ये हमारी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है,
इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 आपके गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा, जैसा कि हमारे ऐसी की ऐसी समानता आपके आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म में भी देखने को मिलेगी। गुरु बीजाणु में स्थित गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद में के रूप में विकसित होता है और इनमें से 2 या 2 से अधिक स्त्रीधानी या मादा जननांग जो है वो विकसित करेंगे और बहुकोशिक मादा युग्मकोद्भिद भी गुरु बीजाणु धानी में ही रह जाता है। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर और मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। अर्थात जिस प्रकार से आपके ब्रायोफाइटा में स्वतंत्रता थी, ऐसी स्वतंत्रता जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती है। दोनों का संबंध जो रहता है मूल पादप से रहता है और ये स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में ही उपस्थित रह जाते हैं और यहाँ पर ही अपना रूपांतरण प्रदर्शित करते हैं। बीजाणुधानी से परागण बाहर निकलते हैं, अर्थात पराग कणों का बीजाणुधानी से बाहर निकलना परागण कहलाता है और ये जो परागण होता है, ये जब बाहर निकलते हैं तो ये परागण की क्रिया संपन्न होती है। ये पराग नलिका स्त्रीधानी की ओर जाती है। देखिए यहां पर ये हमारा पराग कण है। ये पराग कण जो होता है आगे जाकर के ऐसी नलिकानुमा संरचना बनाता है, इसको हम पराग नली कहते हैं। ये पराग नलिका जो रहती है वो आपके स्त्रीधानी में प्रवेश करती है। निषेचन के बाद में युग्मनज का निर्माण होगा जिससे भ्रूण बनेगा। अर्थात जैसे ही नर युग्मक एन और मादा युग्मक एन मिल जाते हैं तो द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं और बीजांड से बीज का निर्माण होगा और ये ढके हुए नहीं रहते। अर्थात यहाँ पर क्या होता है, आवरण का अभाव पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं आवर्त बीजों में आगे आवरण देखने को मिलेगा। चूंकि यहाँ आवरण अनुपस्थित है इसीलिए यहाँ पर बनने वाले बीज जो है बिना आवरण वाले होते हैं, इसीलिए इनको अनावर्त बीजी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों साइकस, स्पाइनस और गिंको बाइलोबा का एक चित्रीय निरूपण किया गया है। यद्यपि ये चित्र यहाँ पर कुछ विशेष रूप से इसकी आकारिकी और कारिकी का विशेष चित्रण नहीं दर्शाते हैं। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों हमारे अध्याय 3 जगत पादप और जगत जंतु में जिम्नोस्पर्म वाला भाग यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।